हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इन रिलेशन टू QRMP स्कीम एंड GSTR 3B फाइलिंग फॉर द मंथ ऑफ जैन 2021। तो यही सारी चीज़ों पर अपना थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए मैंने आज ये छोटा सा वीडियो बनाया। सो विद दैट लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू ऑल। सो फ्रेंड्स, जब मैं जनवरी के फाइलिंग की बात करती हूँ, आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू जैन 2021। सो सबसे पहले तो QRMP के बारे में मैं छोटा सा एक डिस्कशन करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, QRMP स्कीम इज क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट and this scheme is applicable with effect from 1st Jan 2021। अब इसमें होगा क्या? सरकार उन लोगों को जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है प्लस उन्होंने अपनी अब तक की सारी रिटर्न्स को फाइल कर रहा है, उनको ये ऑप्शन दिया है कि आप भाई QRMP स्कीम में ऑप्ट कर लीजिए। QRMP स्कीम इज जहाँ पे आपको अपनी जो रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल करनी है, लेकिन टैक्सेस की पेमेंट जो है वो मंथली करनी है। ओके, अब इसमें भी दो चीजें हैं। स्पेसिफिकली जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के लिए GST पोर्टल ने कहा कि भैया हम आपको आपकी टर्नओवर के बेसिस पर खुद ही माइग्रेट कर देंगे टू द QRMP स्कीम अगर आप एलिजिबल है। लेकिन अगर उन्होंने एक डेडलाइन दिया था, अगर आपने उस स्पेसिफिक डेडलाइन तक रिटर्न नहीं फाइल किया या फिर कोई और क्राइटेरिया है तो उस केस में वो आपको ऑटोमेटिकली माइग्रेट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कुछ केसेस में उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन अभी तक पोर्टल ने उनको QRMP में माइग्रेट नहीं किया है। अच्छा, तो अब इसमें भी दो चीजें हैं। या तो आपको GST पोर्टल ने 31 जैन तक का यहाँ पे समय दिया। समय क्या दिया? या तो आपको GST पोर्टल ने माइग्रेट कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप उस स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, या फिर आपको माइग्रेट नहीं किया गया ड्यू टू रीजंस कि आपने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, कोई और रीजन था और आप उस स्कीम में ऑप्ट इन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये करने के लिए आपके पास 31 जैन तक का टाइम है। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी ये स्कीम में ऑप्ट इन करना चाहता है और पोर्टल ने माइग्रेट नहीं किया, या फिर अगर आप चेक भी करना चाहते हैं, तो आपके पास 31 जैन तक का टाइम है ये डिसाइड करने का। अच्छा, अगर आप 31 जैन तक डिसाइड नहीं करते तो क्या होगा? तो इन दैट केस फ्रेंड्स, आपको जिस भी स्कीम में, या तो अगर मैं आपको पोर्टल ने एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर डाला है या फिर अगर आपको पोर्टल ने QRMP में डाला है, तो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टर में उस स्कीम का पालन करना होगा। आप उस स्कीम में ही रहेंगे, आप उस स्कीम से बाहर नहीं जा सकते। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम हम ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कैसे करें? सो विद फॉर दैट ऑल्सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप GST पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। सो आप सर्विसेज में जाइए, आप इसमें रिटर्न्स में जाइए, यहाँ पे ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का टैब है, आप इस पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ सर्च कीजिए। ये देखिए यहाँ पे पोर्टल ने अगर आपको ऑटोमेटिकली QRMP में यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में डाला हुआ है, और आप इसको मंथली कर सकते हैं, या फिर अगर आप मंथली हैं तो क्वार्टरली में आ सकते हैं। और आपके पास ये डिसाइड करने के लिए 31 जैन तक का टाइम। सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चूज करना है ऑप्शन, उसको सेव करना है। ओके, सो सबसे पहले तो ये था ऑप्ट करने का तरीका। अब वापस आ जाते हैं डिस्कशन पर। सो अगेन लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। अब ये तो आपका ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करने का आपको वे समझ आ गया। अब कुछ ड्यू डेट्स पर भी बात कर लेते हैं और क्या क्या डेटा जाएगा इसकी फाइलिंग में, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आपने QRMP में ऑप्ट किया है? अगर आपने ऑप्ट किया है तो उस केस में आपकी GSTR 3B और GSTR 1 जो जाएगी वो क्वार्टरली जाएगी, लेकिन जो टैक्स की पेमेंट होगी
वो माय डियर फ्रेंड्स वो मंथली होगी, वो आपको करनी है 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। और वो कैसे करनी है, वो आपको PMT 06 चालान के थ्रू पेमेंट करनी। और अगर आपको पोर्टल ने मतलब आपने QRMP में ऑप्ट नहीं किया, सो उस केस में आपकी जो GSTR 3B भी जाएगी और GSTR 1 भी जाएगी, वो मंथली जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। 1 भी मंथली जाएगी और 3B भी मंथली जाएगी। यहाँ पे ड्यू डेट क्या होगी, 3B की जो ड्यू डेट होगी वो होगी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और जो 1 की ड्यू डेट होगी वो होगी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और इस केस में जो ड्यू डेट्स होंगी, यहाँ पे 3B की ड्यू डेट जो होगी वो 22nd। सो बेसिकली अगर आप साउथ में रहते हैं, साउथ इंडिया में आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो इट वुड बी 22nd, and otherwise it would be 24th of the quarter. And here in case of GSTR1 it would be 13th of the पीरियड जिसमें आपका क्वार्टर एंड हो रहा है, उसके बाद वाला जो मंथ है उसकी 13 तारीख तक आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो ये तो हो गई ड्यू डेट्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेटा क्या क्या जाएगा। सो डेटा फ्रेंड्स, फॉर्म्स चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको फाइल करने की ड्यूरेशन चेंज हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आपकी जो प्रिपरेशन रहती थी, अगर मैं मंथली की बात करूं, तो अगर आप GSTR 1 में क्या क्या डिटेल्स डालते थे, वही आपके B2B इनवॉइसेस जाते थे, आपके B2C इनवॉइसेस जाते थे, आपके एक्सपोर्ट्स जाते थे, ठीक है। आपके कोई डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, कोई अमेंडमेंट है, उस सब की डिटेल जाती थी। आपके यहाँ पे सीरीज जाएगी इनवॉइसेस की, आपके HSN SAP कोड जाएंगे। तो फ्रेंड्स डेटा चेंज नहीं हुआ है, डेटा वही है, फॉर्म्स वही है, बस उनकी फाइलिंग की ड्यूरेशन चेंज हो गई है। यहाँ पे आपकी जो GSTR 1 जाएगी वो आपकी मंथली जाएगी, 3B जो जाएगी वो भी आपकी मंथली जाएगी, यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन हो गई क्वार्टरली। जब एक चीज और थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू GSTR 3B। जब हम GSTR 3B की बात करते हैं तो उसमें क्या डेटा जाता है, आपकी सेल्स की डिटेल्स जाएंगी, सेल्स पर आउटपुट टैक्स की डिटेल्स जाएंगी, आपकी परचेजेस की डिटेल्स जाएंगी, उसके ऊपर जो इनपुट है उसकी डिटेल्स जाएंगी, और उसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपोर्ट है, आपके कोई एग्जाम सप्लाईज हैं, वो सारी डिटेल्स जाती हैं। जो टैक्स पेमेंट होती है अब तक GSTR 3B से होती आई है, और अगर आप QRMP में हैं तो उस केस में 2 मंथ्स के लिए, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वार्टर, ठीक है, एक क्वार्टर के जो 2 महीने होंगे उसकी जो पेमेंट होगी वो तो होगी PMT 06 से, और जो लास्ट क्वार्टर होएगा, लास्ट क्वार्टर में आपकी GSTR 3B जाएगी, जिसमें आपके पिछले 2 क्वार्टर में जो आपने पेमेंट्स करी है, पिछले 2 मंथ्स में जो आपने पेमेंट्स करी है, वो आपकी लास्ट आपके मंथ में एडजस्ट हो जाएगी। और इसमें एक चीज और थी, अगर आपके ITC के लेजर में या फिर आपके कैश के लेजर में पहले से ही सफिशिएंट बैलेंस है, जो आपकी लाइबिलिटी आ रही है, अगर आप मंथ 1 की और मंथ 2 की बात करें, तो आपके PMT के लेजर में, आपके ITC के लेजर में और आपके कैश के लेजर में अगर पहले से ही सफिशिएंट बैलेंस है, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको इस चालान के थ्रू और ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके लेजर में पहले से बैलेंस पड़ा है। ओके, अब एक बात और कर लेते। सो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे रूल 36 सब रूल 40। सो जब हम GSTR 3B फाइल करेंगे, तो हमें, जब हम ITC की कैलकुलेशन करेंगे, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस रूल। ओके, जब भी हम इस रूल की बात करेंगे तो रिकंसिलेशन किससे करना है, 2A से करना है या 2B से करना है। ऑल्दो इट इज अ डिबेटेबल, बट एज पर माय व्यूज इसमें 2B से करना है रिकंसिलेशन। और ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं एक पहले से वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी नीचे, आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं।
अगेन जीएसटी 3B का फॉर्म सेम है, बस उसकी ड्यूरेशन चेंज हो गई। अब एक बात और कर लेते हैं। एक सवाल मेरे पास आता है कि मैम सपोज मेरे को तो जो टैक्स पेमेंट करनी है वो मंथली बेसिस पे करनी है, ठीक है, लेकिन जो मेरा वेंडर है मैम वो तो अपनी GSTR 1 को क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेगा। तो उस केस में अगर मैं इस रूल को फॉलो करूंगा तो मेरा जो ITC है वो तो मुझे दिखेगा ही नहीं 2B और 2A में, क्योंकि वो तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा मेरा वेंडर। तो अब मैं उस केस में क्या करूं? तो फ्रेंड्स ये खाली आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, ये पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम थी। और जब ये स्कीम को लेकर आए, QRMP स्कीम को लेकर आए, तो इस चीज का, इस प्रॉब्लम का भी सरकार ने ध्यान रखा, एंड दैट इज द रीजन इन्होंने यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी। और इन द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको यानी आपके वेंडर को मंथली बेसिस पर ये सुविधा दी जाएगी कि आपके जो भी B2B इनवॉइसेज हैं या फिर B2B क्रेडिट और डेबिट नोट्स हैं उसकी डिटेल्स आप IFF में डाल सकते हैं, और जो डिटेल्स आप IFF में डालेंगे वो आपको 2A और 2B में जो भी इनवॉइसेस अपलोड होंगे वो आपको 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होंगे, एंड दस यू कैन टेक द ITC। ओके, अब एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं, एंड दिस डिस्कशन इज बेसिकली ऑन द PMT 06। जब मैं PMT 06 की बात करती हूँ, सो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम, सो दिस प्लेज अ इम्पोर्टेंट। अब इसमें आपको जो टैक्स पेमेंट के लिए टैक्स कैलकुलेट करना है, इसके दो मेथड्स हैं डियर फ्रेंड्स। पहला मेथड तो ये है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। अब सेल्फ असेसमेंट में क्या होगा, आप खुद ही असेस करेंगे कि इतने मेरे सेल्स थे, उसके हिसाब से इतना मेरा आउटपुट टैक्स बनता था, इतने मेरे परचेजेस थे, इतना मेरा इनपुट बनता था, एंड अकॉर्डिंगली जो आपका टैक्स निकल के आएगा वो आपको सरकार को पे करना है। बट अगेन इसमें भी अगर आपके कैश या क्रेडिट लेजर में पहले से सफिशिएंट बैलेंस है तो आपको एक्सेस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और जब आप इनपुट इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपको रूल 36 सब रूल 4 का ध्यान रख के रिकंसिलेशन करनी है। दूसरा मेथड है फिक्स्ड सम। सो इसमें क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसमें ये होगा कि आपने अगर पिछले क्वार्टर में जो टैक्स पे किया, ठीक है, उसका अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो उसका 35% आपको फर्स्ट मंथ में पे करना है, 35% आपको सेकेंड मंथ में पे करना है, और जो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी माइनस जो आपने टैक्स पे कर दिया ऑलरेडी, वो आपको जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको अपने लास्ट मंथ में पे करना है, अगर मैं फिक्सम मेथड की बात करूं। और सपोज आप पहले मंथली टैक्स पेयर थे और अब आप क्वार्टरली में आए हैं, तो उस केस में आपको अपने फर्स्ट 2 मंथ्स में जो आपने पिछले महीने टैक्स पे किया उतना टैक्स पे करना, और लास्ट मंथ में आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी माइनस जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया वो एडजस्ट हो जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको लास्ट मंथ में पे करना है। अब इसमें आपको कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट या फिक्सम? सो इसमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं। जैसे अगर आप, एक मेरा व्यू पॉइंट ये कि अगर आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं तो उस केस में मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप फिक्सम मेथड को चूज करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने फिक्सम मेथड को चूज कर लिया, सपोज आपने एक मेथड को चूज कर लिया तो आपको पूरे क्वार्टर तक वो मेथड को फॉलो करना है, लेकिन आपने देखा आपकी सेल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं, आपकी पिछले अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ तो आपकी सेल्स बहुत ज्यादा थी, सिंस आपने फिक्सम मेथड को चूज किया है तो आपको अपनी ज्यादा लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। आपकी इतनी एक्चुअली में लाइबिलिटी बनती नहीं है, बट बिकॉज यू चोज फॉर द फिक्सम मेथड आपको आने वाले मंथ्स में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस केस में अननेसेसरी आपका जो कैश है वो ब्लॉक होगा। तो वहां पे अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग सेल्स हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप सेल्फ असेसमेंट मेथड को चूज करें।
तो फ्रेंड्स, दिस वाज अ डिस्कशन विच आई वांटेड टू डू विद यू. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी. अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर देम. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे.